Am I audible to all of you? Okay. Okay, today let's start with for KNN, I've did everyone receive that mail? Sound lost. So I've reshared the mail for KNN जिसमें हम last class में बना रहे थे ना to find the optimal number of K. तो एक हमने किया था using argmax approach जिससे the voice is very low. जिससे हमने एक फाइंड आउट किया था कि जहाँ पे द मिनिमम नंबर ऑफ मिसक्लासिफाइड केसेस, देन उसके रिस्पेक्टिव वी हैड टू फाइंड आउट कि किस इंडेक्स पे है, एंड देन विद रिस्पेक्ट टू दैट इंडेक्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ की. अदर वाज कि मिसमैच काउंट को फिर हमने प्लॉट करना था साथ में. सो दिस इज द ग्राफ वी हैव केम अप जहाँ पे हम ऑडिबल नाउ. मेरी आवाज आ रही? Audible now? I don't know what is wrong. Am I audible now? Most common thing to be asked in 2020. Am I audible? चलो ठीक है. ओके. तो हमने फिर ये ग्राफ बनाया था जिसमें उस टाइम पे वैल्यूज ऑफ के ढंग से प्लॉट नहीं हो पा रही थी, ऑल्दो वैल्यूज ऑफ मिसमैच काउंट हमारा सही प्लॉट हो रहा था, बट ग्राफ वाज नॉट दैट करेक्ट. तो इसमें मैंने थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स की हैं ग्राफ में. सो आई एम कीपिंग दैट सेम लॉजिक वेयर वाई टेस्ट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू प्रेडिक्टेड वैल्यू, एंड उन टोटल का एग्रीगेशन क्या किया, अगर 50 एलिमेंट्स हो तो 50 में से कितने मिसक्लासिफाइड केसेस हैं. देन what I'm doing here is I'm creating a list of values जो same to same मैंने which I've used in order in that range. जो मैंने यहाँ पे ये function बनाया, sorry, for loop बनाया था in order to find out the value of k. Please zoom in. Okay. So जैसे हमने यहाँ पे k की वैल्यू ली थी starting from 3 till 15 with a step size of 2. तो हर वैल्यू के साथ हमने KNN को ट्रेन किया, प्रिडिक्शन किया, एंड हमने उसको किस में अपेंड किया, प्रेड में. ठीक है. तो यूजिंग सेम रेंज, क्योंकि यही वाली वैल्यूज हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए तभी वी वुड बी एबल टू प्लॉट इट. तो आई एम क्रिएटिंग अ सेपरेट लिस्ट हैविंग सेम वैल्यूज, सेम रेंज है 3 से लेके 15 विद स्टेप साइज ऑफ 2, एंड उसको मैं किस में स्टोर कर रही हूँ, की वैल्यू. एंड मिसमैच काउंट हमारा ये एज इट इज है कि जहाँ पे वाई टेस्ट इज नॉट इक्वल टू प्रेड वाई, तो वो हमारा चला जाएगा मिसमैच काउंट में टोटल, एंड की वैल्यू हमारा विल बी जनरेटेड फ्रॉम दिस रेंज फंक्शन. एंड यही हमने यूज किया है व्हेन वी हैव टू, जब हमने वी ट्रेन्ड आवर क्लासिफायर एंड मेड प्रेडिक्शंस विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के.
ठीक है. सो नाउ आई एम जस्ट यूजिंग मैटप्लॉटलिब, फिगर साइज डिफाइन किया, एंड ऑन एक्स एक्सिस आई एम यूजिंग स्कैटर प्लॉट हियर. एक्स एक्सिस पे मैंने बोला है कि आई एम हैविंग के वैल्यू जो लिस्ट मैंने ऊपर जनरेट की है, एंड ऑन वाई एक्सिस इज अ मिसमैच काउंट. सो बाकी सब कस्टमाइजेशन है, मार्कर है, एज कलर है, कलर साइज, वी ऑल हैव डन दिस. टाइटल, एक्स लेबल, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम np.argmin. ये चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, बट उससे पहले यू नीड टू एग्जीक्यूट दिस वन. This has to be executed. Okay, I've not imported it. Okay. Data dimension match training data dimension. Let me see why is it not working. So एक सेकेंड, give me a second. ये मैंने शेयर की है आपसे ये नोटबुक. सो जो मैंने लास्ट आपसे नोटबुक शेयर की है, ओपन दैट वन. ओके. तो अच्छा वो आप, ओके, यहाँ पे मैंने वो चेंज कर दिया नेम. नाउ इट वाज एल हियर, अब मैंने उसको अकाउंट बोल दिया है. इट विल बी मिसमैच काउंट हियर. उससे पहले अभी आई एम नॉट यूजिंग आर्गुमेंट अप्रोच. लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट. हाँ जी, एल डिफाइंड नहीं है कनिष्का, बट बिकॉज हमने लास्ट क्लास में एल लिया था, मैंने जो कोड रीसेंड किया है उसमें मैंने टू बी मोर स्पेसिफिक उसको रीनेम कर दिया मिसमैच काउंट में. तो अब एल की जगह वी हैव टू स्पेसिफाई मिसमैच काउंट. इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि लास्ट क्लास में जिसमें हम अपेंड करा थे दैट वाज एल, एंड आई विल पुट सेम एल, क्योंकि अब उसको वी आर नॉट अपेंडिंग वैल्यूज टू एल, वी आर अपेंडिंग टू मिसमैच काउंट. तो ये नेम चेंज करना पड़ेगा बस हर जगह, देन इट विल एग्जीक्यूट. जहां पे भी एल है दैट हैज टू बी चेंज्ड. सो दिस इज द ग्राफ वी हैव गॉटन. ठीक है, वो लास्ट क्लास में हमने एल लिया था यहाँ पे. सो आई थॉट इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू. आप, I just thought of giving a proper name, so I came up with this name, and मैं हटाना, I just forgot to replace all those. These are percentages, percentage basis पे अगर आपको परसेंट वाइज निकालना है, अभी तो जैसे हमने सिर्फ काउंट निकाला है, दिस वन इज अ काउंट ओनली, सम में कि टोटल एग्रीगेशन वैल्यूज कितनी, एग्रीगेटेड वैल्यूज कितनी जो मिसमैच है. So this is percentage. If you want to have on percentage basis, then this is the line. So abhi nahi, I don't want on percentage basis, so I won't be printing that. So this is just count of mismatched value, and ye ho gayi is respect mein the value of k. So when the value of k was 3, my mismatch count was 5. When the value of k was 5, तो mismatch count था 6. So हमारे पास major 5 and 6 ही mismatch count आ रहा है, and the minimum is 5.
so we would go with the minimum number of k, so that is k 3. तो इसी इसी इन्हीं दोनों चीजों को हमने ग्राफ में प्लॉट किया है, के वैल्यू को एक्स एक्सिस पे ले लिया और इस मिसमैच काउंट को जहाँ पे हमने ये दिया कि y टेस्ट नॉट इक्वल टू प्रेड आई, इसको हमने किस पे ले लिया, y एक्सिस पे। बस मैटप्लॉटलिब में उसको पुट किया, दिस इज x हियर एंड दिस इज y हियर, बाकी सब कस्टमाइजेशन है ग्राफ की। एंड वी आर एबल टू सी अ ग्राफ व्हिच इज टेलिंग मी कि व्हाट ऑप्टिमल नंबर ऑफ के यू शुड टेक। इसमें आप के की कुछ और रेंज भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। So nothing such significant, but हाँ, we should not choose a higher number of k. ज्यादा higher number of k, for example आपके पास n dimension का डेटा है आपके पास, and उसमें ही आप बहुत ज्यादा उसमें ऐसे आप n-1 या n-2 k ले लेते हो 30, then it larger number of k is not a suitable approach. So अगर हमारे पास कम less value of k में भी we are getting the same solution, then we should go with less value of k, because जितना बड़ा k लोगे, k is number of neighbors to consider, तो जितने ज्यादा neighbors को consider करोगे उतनी ज्यादा distances calculate होंगे, process will take more time. So इसलिए minimum value of k जिसमें you get the best solution. ठीक है, so यही हमारा लास्ट में तक गया था ग्राफ, जिसमें हमारा सही नहीं आ रहा था। else हम we are done with KNN. So is anyone having any doubt into KNN? या इस ग्राफ में नहीं समझ में आया हो कि क्यों, क्या, any question from that? Then we shall move on. Isn't taking large data gives us more accurate? No. फिर वो आपका कंप्यूटेशन पावर, आपका ज्यादा टाइम भी तो लगाएगा ना। अब जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ के को लिया है फ्रॉम 3 से लेके 15 तक, but 3 से लेके 15 था, so we just went till 13, but see with still having 13 here, the misclassified cases are 6, so misclassified cases 5 के साथ भी 6 थे, and misclassified cases यहाँ पे भी 5 है with 11, and they are also with 3, so इस केस में we should go with minimum number of k, क्योंकि फिर आपका डिस्टेंस जो बाकी कंप्यूटेशन एल्गोरिथम के बैकएंड में दैट गेट्स रिड्यूस्ड। अगर आप 10 नेबर्स लोगे या 15 नेबर लोगे तो 15 के साथ nearest 15 will be calculated, distance तो calculate होगा ही होगा, लेकिन still it will take an extra time, not that much but still will take an extra time अगर डेटा बहुत बड़ा है। so in that case we generally go with having the minimum number of k. so here no, this is the count of mismatch, so and this is the respective count. तो ये हमारा k है नीचे जो 357 है, जो इस रेंज से जनरेट हुआ, यही वाली रेंज हमने यूज की थी व्हेन वी मेड प्रेडिक्शन फॉर व्हाट, यूजिंग k नेबर क्लासिफायर। सो 3 से 15 वाली रेंज, स्टेप साइज ऑफ 2, सो सेम रेंज। तो इसमें हमारी लोवेस्ट वैल्यू, आप इसको जिप करके एक साथ भी कर सकते हो, सो यू कैन आल्सो डू इट एन लिस्ट zip and mismatch count, and then also you can find out कि किसके साथ पहला आपका मिसमैच काउंट है, देन आपका k की वैल्यू है, तो किसके साथ आपका मिसमैच काउंट सबसे कम है, 3 के साथ है, एंड नंबर ऑफ नेबर्स व्हेन इट इज 11 तब कम है, सो व्हाई नॉट टू गो विद जस्ट 3 नेबर्स। ठीक है, हाँ जी, किसी और को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, चलो आज एसवीएम से स्टार्ट करते हैं फिर। So SVM is our another supervised machine learning algorithm जो कि work best for classification, although can be considered for regression as well, but does not perform very well for regression problems. And I hope it is clear कि what are regression problems and what is classification problem. Is there any confusion into these two? Classification problem क्या होती है, regression problems क्या होती है?
Okay. So coming on to SVM. SVM stands for about classification, how it will get relate. मैं लास्ट का नहीं समझी दिशा कि हाउ इट विल गेट रिलेट, मुझे ये पार्ट समझ नहीं आया आपका. ओके, एसवीएम तो चलो अभी हमने किया नहीं है, लेकिन जब हमने केएनएन किया था तो इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे रिजल्ट, क्लासिफिकेशन में टू क्लासेस निकल के आएंगी. सो उस केस में केएनएन विद ऑल द नेबर्स, जितना आपने यहाँ पे वैल्यू ऑफ के लिया है उसके अकॉर्डिंग वो वोटिंग करेगा, यू नो, मैक्सिमम वोटिंग की. जिस जैसे हमने एक एग्जांपल भी किया था एक्सेल में कि अगर आपके 10 में से 5 क्लासेस आर सेम क्लास रेड एंड 11 में से सॉरी एंड 6 आर सेम क्लास ब्लू, तो फिर जो मेजॉरिटी होगी तो हमारी प्रिडिक्शन होगी विल बी एज पर दैट. और रिग्रेशन के केस में कंटिन्यूस वैल्यू होगी, तो अगर आपके आपके 5 नेबर्स हैं या 6 नेबर्स है तो उनकी कुछ रिस्पेक्टिव वैल्यूज, तो उन सबका एवरेज आउट होके यू विल गेट अ फाइनल वैल्यू. जो हमने अभी किया भी था, एक सेकेंड लेट मी कम विद दैट. हमने किसमें एक्सेल में समझा था ये वाली चीज कि हाउ डज इट गिव रिजल्ट. लेट मी सी इफ आई हैव हियर इन दिस लैपटॉप. Yeah, I've got it. Just 1 second more. जो हमने ये एग्जांपल नहीं किया था दिशा कि अभी हमारा यहाँ पे क्लास क्या प्रिडिक्शन करना है, डायबिटीज है या नहीं है, तो ये रिस्पेक्टिव हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, फीचर्स, एंड इनको देख के वी हैव टू मेक प्रिडिक्शन फॉर दैट दैट पर्सन इज हैविंग डायबिटीज और नॉट. सो इसको हमने क्या किया, प्लॉट किया. सो दीज आर द ग्राफ वैल्यूज प्लॉट. सो 60 और 75 इज एन इंस्टेंस, सो वी हैव प्लॉटेड दैट हियर. Similarly 80 and 120 is an instance, 45 and 92 is an instance, उसको हमने कहाँ प्लॉट किया है, here. So every age and sugar level value is plotted. Age हो गया आपका x एक्सिस पे, शुगर हो गया y एक्सिस पे, उन दोनों को हमने प्लॉट किया. उनके रिस्पेक्टिव एक आउटकम था कि डायबिटीज है या नहीं है, राइट. तो अब हमारे पास जब नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई कि इफ द पर्सन इज हैविंग एज 15 एंड शुगर लेवल ऑफ 72, तो क्या उसको डायबिटीज है या नहीं है. सो इन दिस केस हम इसको भी प्लॉट करेंगे 55 एंड 72. So where does we get up that 55 and 72? Somewhat here, right? 55 and 72. तो अब हमने फॉर एग्जांपल के को 3 नेबर्स लिया है. सो लेट्स अज्यूम दीज आर द 3 क्लोजेस्ट नेबर. तो इस क्लास में अगर इस 45 92 की क्या है, व्हाट इज 45 92? ऑल्दो आई डोंट नो, इट विल कैलकुलेट द यूक्लिडियन डिस्टेंस बैक एंड में with this new data point 55 72 से इन सब का यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा. जो सबसे नजदीकी 3 नेबर्स होंगे then it will take, so 45 92 for example इसकी class 1 है, that the person is having diabetes. 30 80 is also having diabetes, तो majority यहीं पे हो गई. whereas 60 75 is not having diabetes. लेकिन classification का केस है तो majority में क्या आया हमारे पास 1, so it means this person is also having diabetes. सो क्लासिफिकेशन के केस में से वोटिंग हो जाती है. एंड अगर रिग्रेशन है तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल अभी यही सिनारियो था, अब हमने ये अपना टारगेट बना लिया शुगर लेवल, तो सेम थिंग की 45 92 वाले का डायबिटीज है 1, बट उसमें यू नो दैट विल बी अ टारगेट, तो वी विल नॉट हैव दिस 92 प्रेडिक्टेड बिकॉज ये प्लॉटेड हियर 92 हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अलग ग्राफ बनेगा. देन इन दैट केस जो इन तीनों का आउटपुट होगा उसकी एवरेज आउटपुट की जो भी वैल्यू होगी वो इसका रिस्पेक्टिव आउटपुट हो जाएगा. जैसे अभी हम तीनों के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, वोटिंग किया. तो सिमिलरली अगर जो नियरेस्ट 3 नेबर होंगे उनका हम एवरेज आउट निकालेंगे जो टारगेट है. फॉर एग्जाम्पल शुगर लेवल हमारा टारगेट होता, तो 3 नेबर्स का जो नियरेस्ट 3 नेबर होते हैं उनकी एवरेज लेते
और जो भी एवरेज आती है वो मेरा इसका रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ शुगर लेवल प्रिडिक्ट हो जाता है। जैसे हमने उस दिन एग्जाम्पल लेके किया था, तो द प्रिडिक्टेड शुगर लेवल वाज 85. So this way it will identify for both classification and regression. हाँ जी मोहित। Okay, why have we used data frame class underscore? ठीक है कनिष्का, I will share. Okay, आपको confusion है? Okay, let me come to that screen. So आपको ये कहाँ गया probability? Yeah. So you're asking कि हमने यहाँ पे CLF dot classes underscore क्यों लिया? Let me tell this thing कि this is not the target. Target ये यहाँ पे CLF classes का क्या मतलब होता है? जो भी हमने क्लासिफायर किस पे ट्रेन किया, कुछ ट्रेनिंग डेटा एंड कुछ टारगेट पे। ऑल्दो हमारा जो टारगेट था उसका नाम एक सेकेंड, इट वाज हैविंग सेम नेम क्लास, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो क्लासिफायर को जो हमने ट्रेन किया है वो है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे, तो हर एक्स ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो कोई वाई ट्रेन होगा, ठीक है, दैट इज टारगेट। और उसकी जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है, बिकॉज ये सब फीचर्स है, हमें प्रिडिक्शन करना है इसके लिए, वाई टेस्ट के लिए, वाई क्लास के लिए, वाई कैटेगरी के लिए हमें प्रिडिक्शन करना है, तो उसकी जो दो यूनिक वैल्यूज होंगी ना उसको क्लासेस के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसे इसमें हमारी दो यूनिक वैल्यूज है वाई में, एक तो 4 है मेलिग्नेंट, एक 2 है नॉन बेनाइन कैंसर, तो दो क्लासेस हो गई। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो बैकएंड में इन क्लासेस को यूनिकली स्टोर क्लासिफायर जो हमारा एल्गोरिथम है वो ऐसे स्टोर करेगा यूजिंग डॉट क्लासेस। सो दिस इज नॉट योर टारगेट। ये आपका जो टारगेट क्लास था, मतलब ऑल दो सेम नेम, लेकिन जो टारगेट कॉलम था उसकी जो दो यूनिक वैल्यूज है कि उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज थी। सो दीज आर कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन, जिसको हम देख सकते हैं बाय कॉलिंग द क्लासेस अंडरस्कोर फंक्शन। ये फंक्शन है स्पेसिफिक आपके टारगेट की कैटेगरीज को विजुअलाइज करने के लिए, एंड जिस ऑर्डर में ये कैटेगरीज को पिकअप करेगा उसी ऑर्डर में द इट इज, इफ इट इज टास्किंग फॉर 2 फर्स्ट, देन जो भी एग्जीक्यूशन होगी इट विल टेक 2 इनटू कंसीडरेशन फर्स्ट। जैसे अभी यहाँ पे इसने प्रोबेबिलिटी स्कोर दिया, सो जो पहला कॉलम होगा इट विल बी ऑलवेज रेफरिंग टू 2 एंड सेकंड विल बी ऑलवेज रेफरिंग टू 4, बिकॉज जो डॉट क्लासेस फंक्शन है जिसमें हमारे टारगेट की यूनिक वैल्यू स्टोर होती है इज इन द सेम पैटर्न, इस वजह से, ठीक है। So this is not target, this is predefined function of is anyone else having any kind of doubt? अगर है तो पूछ लीजिए प्लीज एवरीवन, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन और क्वेश्चन इन KNN। Okay, nobody is responding, then let's start with SVM. So SVM हमारे सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम्स होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। सो सुपरवाइज से मतलब हमारा व्हाट डू यू मीन बाय सुपरवाइज, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, कौन से होते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम? where we have a target column. So जहाँ पे भी हमारे पास respective target column होगा with respect to a certain information, they are called as supervised learning algorithm. And जहाँ पे target is missing, only relevant information is given, no specified target, तो वो unsupervised learning algorithm हो जाते हैं।
So SVM is a supervised learning algorithm. So SVM को execute करने के लिए we need to have some features and we need to have some target with respect to that feature. ठीक है. So SVM क्या करता है generally? Okay, this is an example. Overall एक चीज बता रहा है. So SVM क्या करता है? जितने भी आपका data है, and here we'll be using dimension terminology. So dimension से मेरा मतलब if my जैसे what are features into our data? What are features? किसको फीचर्स बोलेंगे हम? नहीं, डेटा को फीचर्स नहीं बोलेंगे. मैं आपसे पूछ रही हूँ अंकुर, आप वापस मुझसे पूछ रहे हो. नो वॉइस कहाँ से चली गई थी? सो जो हमारा एक्स वाला डेटा है एल्गोरिथम में, जो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके एक्स डेटा जनरेट करते हैं, that complete number of columns which we take into our data represented by x, so वो हमारे फीचर्स हो जाते हैं. जो उसके रिस्पेक्टिव y होता है वो टारगेट होता है. तो अगर मैं 5 फीचर ले रही हूँ कंसिडरेशन में इन ऑर्डर टू मेक प्रोडिक्शन, तो मेरा डेटा क्या हो गया? 5 डायमेंशनल इन टर्म्स ऑफ एसवीएम. If I am taking 10 features in order to make prediction for y, then my data is 10 dimensional. अगर 2 फीचर ले रही हूँ तो मेरा डेटा क्या हो गया? 2 dimensional. So SVM में number of features are represented as number of dimension. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? So इसमें what does SVM do? SVM projects your data into higher dimension. So हर फीचर के लिए separated. That is what SVM do. ये वाली चीज क्लियर हुई? डायमेंशन किसको बोलेंगे इन एसवीएम? सो एस ओके, एसवीएम हमारे जितने भी एसवीएम में जितने भी हमारे फीचर्स होते हैं उनको बोल देते हैं हम दैट इज द नंबर ऑफ डायमेंशन. इफ आई एम यूजिंग 5 फीचर्स एंड यूजिंग दोज 5 फीचर्स में y को प्रेडिक्ट कर रही हूँ, तो अब हम क्या बोलेंगे? मेरे डेटा में 5 डायमेंशन थी. सो हर फीचर को या हर कॉलम को जो आपके एक्स डेटा में जिसको आप यूज करेंगे, वो एक डायमेंशन के तौर पे बोला जाता है इन एसवीएम. तो अगर जैसे हम व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेटा हियर, जो आपको इमेज गिवन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डायमेंशंस डू यू हैव हियर? फीचर्स कितने हैं यहाँ पे? 2. तो जो 2 फीचर्स हैं दे आर योर डायमेंशन. अगर एक और कलर हो जाता तो दैट विल बी अ 3 डायमेंशनल डेटा. 4 होते, रेड ग्रीन ब्लू येलो, तो 4 डायमेंशनल डेटा. ऐसे जितने आपके फीचर्स हो जाएंगे इन एसवीएम दे आर कॉल्ड एज डायमेंशन. तो एसवीएम क्या करता है? इट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, कैन बी यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, बट इसको भी जनरली वी डू नॉट डू फॉर रिग्रेशन, क्योंकि फिर ये प्रोसेस खत्म ही नहीं होती, वो बहुत लंबा टाइम लेता है. सो एसवीएम is very rarely used for regression problems. It is majorly used for classification only. ठीक है. SVM in backend what it does is, for example, let me just move to next slide. I'll come to this figure later on. जैसे ये क्या करेगा? It will always try to look for an optimal margin. Optimal margin जैसे यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है, और let me come to this
1, एक सेकेंड, दिस इज योर गिवन डेटा. नाउ कैन यू सेग्रीगेट दिस डेटा अपनी तरफ से, चाहे आप एक बेस्ट फिट लाइन बना लीजिए या यू ड्रॉ अ लाइन ऑफ योरसेल्फ व्हिच विल सेग्रीगेट दिस डेटा प्रॉपर्ली. कैन दिस डेटा बी सेग्रीगेटेड? नहीं कर सकते ना, दो इक्वल, क्योंकि बहुत ज्यादा मिसक्लासिफिकेशन होगा. नो प्रॉपर वे टू सेग्रीगेट द डेटा. तो एसवीएम क्या करेगा इस केस में? इट विल पुट योर डेटा एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस डेटा हियर इन टर्म्स ऑफ एसवीएम, जो यहाँ पे विजिबल है. व्हाट इज द डायमेंशन हियर? 2. तो इट विल पुट दिस डेटा इनटू 3 डायमेंशन, सो दैट जैसे यहाँ पे इफ अभी इसको हम किस में देख रहे थे? 1 डायमेंशन में. सो दिस इज 1 डायमेंशन विजुअलाइजेशन ऑफ योर डेटा. लेकिन एसवीएम क्या करेगा? इट पुट्स अप योर डेटा इनटू एन एक्स्ट्रा डायमेंशन. सो अब जो मेरा डेटा जो 2D था, अब उसको किस में पुटअप किया? 3D में. नाउ आर वी एबल टू कैटेगराइज कि कहाँ पे the green classes are lying below, the blue classes are lying above. So can we find out an optimal line now, even if it is a 3D? लेकिन can we find out an optimal point of segregation जहाँ पे I can classify the classes correctly using this image? जो डेटा मेरा 2D था उसको मैंने एक एक्स्ट्रा डायमेंशन में प्लॉट किया, जस्ट इन ऑर्डर, बिकॉज इनिशियली क्या था, हम नहीं क्योंकि इनिशियली हम ये जो डेटा था इसको 2D में वी वर नॉट एबल टू सेग्रीगेट इट प्रॉपर्ली. So 2D because we have 2 dimension, one is green and one is blue. It was not linearly separable. Linearly separable मतलब जो आपका 1 dimension या 2 dimension आसानी से segregate हो जाए, वो डेटा होता है linearly separable. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इफ आई एम हैविंग ये कुछ क्लासेस मेरी यहाँ पे हो गई ए क्लास, दीज आर माई ए क्लास, एंड चलो एक आधा मिस क्लासिफिकेशन भी अलाउड. सो दिस इज माई बी क्लास, एक ही कलर है बट दे आर लीनियरली सेपरेबल. दिस इज अ मिसक्लासिफाइड केस बट स्टिल आई एम एबल टू सेग्रीगेट देम. तो ये लीनियरली सेपरेबल डेटा हो गया जहाँ पे मैं अपने डेटा को सेग्रीगेट कर पा रही हूँ इनटू 2 डायमेंशनल स्पेस, दैट इज 2D ग्राफ या एक सीधा एक लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, बट यू आर एबल टू डू इट. सो जब इन सिनेरियो व्हेन द डेटा इज नॉट लीनियरली सेपरेबल, हम उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाते, then in that case SVM क्या करेगा? It will put your data into an extra dimension. अगर 2D डेटा है तो 3 dimension में प्लॉट करेगा, 3 है तो 4 में प्लॉट करेगा. It will plot your data into higher dimensional space so that you are able to find out the best line of separation जो आपके डेटा को properly classify कर सके. So that is what SVM does in backend. ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? SVM data, like if I'm saying it projects, जैसे for example again explaining, ये मेरा डेटा 2D है, मैं इसको ग्राफ में भी प्लॉट करूँ, still I will not be able to segregate line. No voice. Am I not audible? स्क्रीन तो पूरी चल रही है. नहीं, am I not audible? Okay. So your data will be plotted to one extra dimension so that the data gets linearly separable in that case. So that you are able to find out the best optimal margin, hyperplane. जैसे हमारा हम बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन या सिंपल लाइन ऑफ सेपरेशन जो दो क्लासेस को सेग्रीगेट करेगी, तो इसमें एसवीएम में उसको बोलते हैं हम हाइपरप्लेन. Hyperplane is always 1 dimension less than your number of dimension of the data. For example, coming on to this image here, जैसे this is my red data, red points class A onto my left hand side and class B on the right hand side. Although ये data linearly separable है, yes. So just a line is enough to segregate this data. तो इसमें हमें कोई एडिशनल स्पेस में हमें कोई प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो बिकॉज दिस डेटा एज शोन इन दिस ग्राफ इज लीनियरली सेपरेबल, इजी टू सेग्रीगेट विद. तो इस केस में हमारा हाइपरप्लेन कैसे फाइंड आउट होगा? सो वी ऑलवेज लुक फॉर अ मार्जिन, वी ऑलवेज लुक फॉर अ लाइन जो आपके सभी जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स है. जैसे अब फॉर एग्जाम्पल हियर ये मेरी डेटा पॉइंट है, आई कुड हैव दिस लाइन ऑफ सेग्रीगेशन हियर एज वेल, राइट. एक लाइन ऑफ सेग्रीगेशन में यहाँ भी बना सकती थी. सो इन नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ, एक यहाँ पे भी बन सकती है, स्टिल माय डेटा इज गेटिंग सेग्रीगेटेड प्रॉपर्ली. एक यहाँ पे भी बन सकती है, कैसे भी बन सकती है, राइट. सो
इट्स नॉट मैंडेटरी कि ऐसे ही हो, बट देयर इज वन स्पेसिफिक रूल कि क्यों हम एक स्पेसिफिक लाइन को चूज करेंगे. सो जो द रूल इज दैट वेयर द नियरेस्ट डेटा पॉइंट, जैसे अब यहाँ पे ये मेरा है ऑप्टिमल हाइपरप्लेन. क्यों ऑप्टिमल हाइपरप्लेन है? क्योंकि जो इसके नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं, दिस इज द नियरेस्ट डेटा पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर लाइन, जो लाइन ऑफ सेपरेशन है, जिसको बोलते हैं हम उसमें एसवीएम में हाइपरप्लेन. So this nearest data point for class B, this nearest data point for class B, this is the nearest data point and this is the nearest data point. So they should have a maximum distance from the line of segregation. अगर ये कहीं पे भी it will hyperplane कब बनेगा? जब जितने भी आपके nearest data points है वो सब अपने they are to their maximum distance. अगर मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक hyperplane, for example a hyperplane is created here. So in this case this is having some distance. Okay, this is having some distance. इसका और भी ज्यादा है, इसका और भी ज्यादा है. बट वी ऑलवेज लुक कि जितने भी नियरेस्ट डेटा पॉइंट है दे हैव देयर मैक्सिमम डिस्टेंस. लेकिन अगर मैं इस हाइपरप्लेन को थोड़ा इधर शिफ्ट करूं, इसका डिस्टेंस बढ़ गया, इसका डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया. अगर थोड़ा और शिफ्ट ऐसे करूं, कमिंग ऑन टू दिस वन, नाउ बोथ दीज हाइपरप्लेन्स, जितने भी मेरे सपोर्ट वेक्टर्स हैं, सपोर्ट वेक्टर्स आर दोस which are nearest to the line of separation. Line, or it will always look for a hyperplane which has the maximum line of which has the maximum difference. इस डिफरेंस को हम बोलते हैं मार्जिन. तभी यहाँ पे बोला मैक्सिमाइज मार्जिन. तो जो आपके नियरेस्ट सपोर्ट वेक्टर्स हैं, द नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स, सो हमारा हाइपरप्लेन वही बनेगा जिनका डिस्टेंस मैक्सिमम होगा. हाइपरप्लेन तरह से बन सकते हैं, ऐसे भी बन जाएगा, बहुत तरह से बन जाएगा. लेकिन एक जो मेन कंसिडरेशन है कि जिसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, जो सबसे नियर वाले डेटा पॉइंट्स है, जिनका डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगा जिस पॉइंट पे, वहीं पे वो आपका ऑप्टिमल हाइपरप्लेन बन जाएगा. अगर मैं इसको इधर भी करती हूँ, जैसे यही करती हूँ, तो इसका ज्यादा है लेकिन इसका नहीं है. सो इट विल लुक इनटू बोथ द क्लासेस की जहां पे दोनों क्लासेस का डिस्टेंस मैक्सिमम है. अगर मैं इसको थोड़ा राइट शिफ्ट करूँ हियर, स्टिल इट हैज मोर टू गो, इट हैज मोर टू गो. तो दोनों क्लासेस को कंसिडरेशन किया जाएगा एंड ऑलवेज हाइपरप्लेन वही बनेगा जहां पे distances of the support vectors are maximum from the hyperplane. Support vectors are these, जिनके बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन होता है कि अब मुझे लाइक हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि इससे इधर सारा ब्लू कैटेगरी है, इससे इधर सारा रेड कैटेगरी है, इनके बेसिस पे. क्योंकि सबसे जो होता है ना कि आउट फेसेस हियर, जो सबसे द फेसेस ऑफ ब्लू क्लास, दीज आर दीज, क्योंकि इससे पहले कोई भी ब्लू वैल्यू नहीं है. सिमिलरली इससे पहले कोई भी रेड वैल्यू, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड डॉट होती, यहाँ पे रेड डॉट होती और यहाँ पे ब्लू डॉट होती, देन ये सपोर्ट वेक्टर ना होके दिस वुड हैव बीन माय ब्लू सपोर्ट वेक्टर, दिस वुड हैव बीन माय रेड सपोर्ट वेक्टर, एंड ये भी मेरा एक अलग से सपोर्ट वेक्टर होता. तो सपोर्ट वेक्टर्स आपके वो होते हैं जो आपकी क्लास के सेग्रीगेशन में हेल्प आउट करते हैं, जिनके बेसिस पे आपके ये जो हाइपरप्लेन है, लाइन ऑफ सेग्रीगेशन डिसाइड होती है. लाइन ऑफ सेग्रीगेशन इसको लेके जो लास्ट डेटा पॉइंट है, इसको कंसिडरेशन में लेके तो नहीं होगी, ना ही इस डेटा पॉइंट को लेके कंसिडरेशन में होगी. जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट है, अगर यहाँ पे भी मेरा कोई ब्लू डेटा पॉइंट है, यहाँ पे ब्लू है, सो अब मुझे लाइन ऑफ सेपरेशन इनके बीच में निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद मेरी ब्लू क्लासेस है, इसके बाद मेरी रेड क्लासेस है. तो किन वेक्टर्स को हमने कंसिडर किया? इसको जो फेस पे थे, जो सबसे आगे थे, इनको द नियरेस्ट वन. तो ये हो जाएंगे हमारे सपोर्ट वेक्टर्स. सो सपोर्ट वेक्टर्स आर दोज which help us in identifying the best hyperplane and जिनसे इनका डिस्टेंस मैक्सिमम हो, क्योंकि इन्हीं सपोर्ट वेक्टर्स के ऊपर हमारी हाइपरप्लेन डिसाइड होता है. अगर ये रेड, यहाँ पे जो ये हमारा ब्लू डेटा पॉइंट है, इफ इट वुड हैव नॉट बीन हियर, अगर यहाँ पे होता सीधा, ये यहाँ पे ना होके ये होता, तो हमारा हाइपरप्लेन कुड हैव बीन मोर टुवर्ड्स द राइट. समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? सो इफ दिस वुड हैव, अगर ये वाला ये होता, ये डेटा पॉइंट ये होता, लेट्स अज्यूम कि ये दो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये दे डू नॉट एग्जिस्ट, दिस आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, दिस डज नॉट आल्सो एग्जिस्ट, ये मेरे सपोर्ट वेक्टर्स ये हैं. तो अब लाइन ऑफ सेग्रीगेशन किन के बीच में आएगा? क्योंकि अगर मैं इसी को लेती हूँ, देन इसका डिस्टेंस इज मोर एज कंपेयर टू दिस रेड वन. तो अब मेरा हाइपरप्लेन किस साइड हो जाएगा? थोड़ा इधर हो जाएगा.
सो सब किसके बेसिस पे हाइपरप्लेन की पोजीशन डिफाइन हुई? इनके बेसिस पे कि सबकी दूरी इक्वल होनी चाहिए एंड उनके लिए मैक्सिमम होनी चाहिए. What if one red point in blue and one, both misclassification cases होते हैं कनिष्का, that will come to that. They are misclassification cases and they are always there. We'll come to that thing as well. अभी हम just telling कि how do we decide the optimal hyperplane? Support vectors वो होंगे जहाँ पे which helps you decide कि आपका line of segregation कहाँ होगा. अगर आपका एक ब्लू डेटा पॉइंट यहाँ है, एक रेड डेटा पॉइंट यहाँ है, सो अगर मैं यहाँ पे इसको कंसिडर करती हूँ, हाउ मेनी मिसक्लासिफिकेशन केसेस आई विल हैव, या फिर आई विल जस्ट लेट मी मेक इट सम वे लाइक दिस. तो हाउ मेनी मिसक्लासिफिकेशन, तो हमें मिसक्लासिफिकेशन भी मिनिमम रखना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल जीरो रखना है. देयर हैज टू बी मिसक्लासिफिकेशन, होना चाहिए. सो मिसक्लासिफिकेशन भी मिनिमम रखना है और मार्जिन भी मैक्सिमम रखना है. मार्जिन क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट वेक्टर्स. दीज आर योर सपोर्ट वेक्टर्स जो आपको आइडेंटिफाई करेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे in order to identify this optimal hyperplane. So hyperplane वही बनेगा जिसका डिस्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम. और उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? मार्जिन. So hyperplane is where you have the maximized margin from the nearest support vectors. ठीक है? And support vectors helps in deciding your best optimal hyperplane. अभी मेरे पास 2D डेटा है, तो कितने hyperplane है? How many hyperplane does I have here? वही तो समझाया अभी दिशा कि हाइपरप्लेन कैसे फाइंड आउट हुआ, कैसे होता है. यहाँ पे वन हाइपरप्लेन है. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अनदर कैटेगरी स्टार वाली. ठीक है, नाउ विल दिस हाइपरप्लेन बी एबल टू कैटेगराइज माय डेटा? यहाँ पे आई एम हैविंग वन मोर कैटेगरी ऑफ स्टार, दिस स्टार. विल दिस हाइपरप्लेन बी एबल टू कैटेगराइज दिस डेटा प्रॉपरली ऑफ 3 क्लासेस? एक रेड हो गई, एक ब्लू हो गई, एक स्टार हो गया. So is there any is this hyperplane sufficient enough? No. तो आपका हाइपरप्लेन जितना डायमेंशन होगे ना, उससे एक डायमेंशन कम होगा. अगर आपका डेटा कितना है 3 डायमेंशन, तो आपके हाइपरप्लेन कितनी होगी? योर हाइपरप्लेन विल बी 2D. 2D हाइपरप्लेन हो जाएगा व्हेन योर डेटा इज 3 डायमेंशनल. अगर आपका डेटा 4 डायमेंशनल है, तो आपका हाइपरप्लेन क्या हो जाएगा? 3D. राइट. अब यहाँ पे हमारा कितना डायमेंशनल डेटा था? 2, ब्लू एंड रेड. तो हमारा हाइपरप्लेन क्या था? 1D. So your optimal definition क्या होती है? Hyperplane is always one dimension less than the number of dimensions you have in your data frame. Sorry, in your data. अगर आपके पास 3 dimension data, मतलब आप 3 features consider कर रहे हो, तो एक सेकेंड मैं थोड़ा erase कर दूं इसको. जैसे if I put a hyperplane, ये मेरा एक data point है, ये अलग से data point है. I'm having some more data points. So इसके लिए I would need one more hyperplane at some point. Although having misclassification will be there, but still I would need another hyperplane, and hyperplane की condition हमेशा वही रहेगी that the distances should be maximum from the nearest support vectors. अगर मैं यहाँ पे consider करती हूँ, तो येलो वाला भी एक मेरा सपोर्ट वेक्टर होगा, रेड वाला भी सपोर्ट वेक्टर है एंड ब्लू वाला भी सपोर्ट वेक्टर है. तो एक हाइपरप्लेन आपका ये हो जाएगा. इट विल बी 2 डायमेंशन. सो 2 डायमेंशन हाउ, इसमें मैं नहीं प्लॉट कर पाऊंगी. लेट मी जस्ट शो यू दैट इमेज. जैसे यहाँ पे, और बट स्टिल इट इज, जैसे टेकिंग दिस एग्जांपल, ऑल द मोर डेटा कैन बी प्लॉटेड हियर. एक सेकेंड. What is happening? जैसे दिस वाज माय डेटा, ऑल्दो इट इज अ 2 डायमेंशनल डेटा, लेकिन इट इज नॉट लीनियरली सेपरेबल. इज इट लीनियरली सेपरेबल? क्या हम इसको ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं? एनीवे, इस केस में देयर इज नो ऑप्टिमल हाइपरप्लेन. तो इस केस में क्या हुआ? डेटा हैज बीन प्रोजेक्टेड टू एन एडिशन, एन एक्स्ट्रा प्लेन. की मतलब जो मेरा 1D में ये ऐसा प्लॉटेड था, उसको मैंने किस में प्लॉट किया? 2D में. सो अगर यहाँ से फ्रॉम अबव इफ वी विजुअलाइज दिस डेटा, सो इट विल लुक सिमिलर टू दिस. Everywhere you have red and in the center you get to observe blue. If you visualize this from top, कैसे? now can we identify that this is the optimal hyperplane जो हमारे डेटा को segregate करेगा?
कैन वी से दिस व्हेन वी प्रोजेक्टेड इनटू 2D, जबकि 1D में जब इसको हमने प्रोजेक्ट किया, सॉरी दिस x and y, we were not able to find out the optimal hyperplane. लेकिन जब इसको हमने हायर डायमेंशन 1 डायमेंशन एक्स्ट्रा में प्लॉट किया, we are able to find out the optimal hyperplane. ऐसे ही फॉर एग्जांपल इसमें कोई और कैटेगरी होती, देन मे बी 3D डेटा एंड देन यू नो वी हैव अनदर लाइन ऑफ सेग्रीगेशन, देन इन दैट केस यू नो जैसे 3D डेटा है उसको हम 4 डायमेंशन में, हाउ विल आई प्लॉट 4 डायमेंशन में, अगर 3 डायमेंशंस आपके डेटा में, तो उसको 4D में प्लॉट करेंगे, एंड इन दैट केस वी आर एबल टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल हाइपरप्लेन जस्ट लाइक इन दिस वन. हमारे पास यहाँ पे 2 डायमेंशन था, लाइक प्लॉटेड ऑन टू x एंड y, लीनियर सेपरेबल नहीं हुआ, अलग से प्लॉट किया, तो वी फाइंड आउट द ऑप्टिमल कि ये है लाइन ऑफ सेग्रीगेशन, इसके इस साइड है सारा रेड, इसके इस साइड है सारा ब्लू, आइडियल. बट ऐसे नहीं होता, मिसक्लासिफिकेशन केसेस जरूर होंगे, ये समझाने के लिए है. सो SVM में your data is projected into higher dimension in order to find out the best optimal hyperplane, जिसकी distances, that is margin भी maximum हो from the hyperplane, and is also you know segregating or is also differentiating the class equally very well. ठीक है. So ये एक मैंने मोटा मोटा concept समझाया. Let me come to the theory now. जैसे these are my classes here. So hyperplane, yes, hyperplane is one dimension less than the number of dimensions you have. मैं आगे मैंने definition दी है इसकी proper. So अगर आपका 5D डेटा है तो आपका hyperplane 4D होगा, 4D है तो hyperplane 3D होगा, and so on. So it will be always the one dimension less than the number of the features you have. ठीक है. So अब हमारी hyperplane की definition, sorry, equation क्या होती है? This is the optimal equation for the hyperplane. WT x and plus b equals to 0. अगर positive class है, then it will be you know +1 here. Label 1 data और positive class. Negative class है, then it will be -1. अगर proper decision boundary है, उस पे आपका कोई भी point lie करेगा, that will have 0 value. ठीक है. So यहाँ पे your b is your bias. That is some sort of assumption से हम कुछ value add up करते हैं. That is b here. W is your weight, जो आपका you know जो किसी भी particular feature है उसका कुछ weight होता है, value होती है, into that feature plus bias. So this is the equation of a proper decision boundary. And अगर हमारे पास label 1 data है, then the equation will be +1, and if it is negative, then it will be -1. Okay. Can you इसमें रजत these are the equation की what is the equation for SVM, मतलब जो हमारा decision boundary होती है उसका equation क्या है? ये बैकेंड में लैग्रेंजियन डिस्टेंसेस कैलकुलेट होंगे, एंड इनटू दिस जैसे अब इसमें हमारा दिस इज अ सपोर्ट वेक्टर, दिस इज द ऑप्टिमल हाइपरप्लेन, एंड ये हमारा जो d है, दिस इज द मार्जिन, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट वेक्टर, क्योंकि मेरा एक सपोर्ट वेक्टर यहाँ पे है, तो दिस इज द लाइन ऑफ मैक्सिमम सेपरेशन, कि यहाँ से मेरा ऑप्टिमल हाइपरप्लेन का डिस्टेंस क्या है, सबसे मैक्सिमम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय d. दिस इज माय लाइन ऑफ सेपरेशन हियर, एंड दिस इज द इक्वेशन कि जो ये हमारी जो ये लाइन है, दैट इज WT plus x plus b, this is called as the decision boundary. y plus 1 and c, जैसे अभी हमने नेक्स्ट इमेज में देखा था कि एक सेकेंड, यहाँ पे 2 क्लासेस हैं, दैट इज एन अजम्पशन कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्लास है या क्लास 0 है, क्लास a है, क्लास b है, बैकएंड में 2 क्लासेस होंगी, तो उस टारगेट में, दिस इज योर टारगेट जिसका हमें यू नो जो हमें प्रिडिक्ट करना है, इसके रिस्पेक्टिव दीज आर द इंफॉर्मेशन वैल्यूज, इसके रिस्पेक्टिव वील हैव अ टारगेट. तो जो you know this the classes
इसका एक टारगेट होगा, उसमें हमें इक्वेशन में लिया जाता है उसको +1. सो दैट इज टेकन इनटू इक्वेशन की व्हेन द क्लासेस आर लो, उसके रिस्पेक्टिव जो भी टारगेट, अगर टारगेट ए है तो बैकएंड में उसको डिकोड किया जाता है, सो इट इज डिकोडेड इनटू +1. अगर यहाँ पे टारगेट बी है देन इट इज टेकन एज -1. इसको आप पॉजिटिव टारगेट भी बोल सकते हो, जैसे होता है ना कि पॉजिटिव क्लास है, नेगेटिव क्लास है, जनरल टर्म्स में पॉजिटिव नेगेटिव यूज करते हैं, तो उस टर्मिनोलॉजी में वी हैव टेकन +1 एंड -1 in the form of equation. Just represented as, मैं समझी नहीं, मतलब represented as नहीं, इक्वेशन होती है प्रॉपर ये रजत. दिस इज द प्रॉपर इक्वेशन ऑफ एसवीएम की. बैकएंड में ये जो इक्वेशन मैंने आपको दिखाई, ये इक्वेशंस कैलकुलेट होती हैं. This wt plus x plus v, these equations are calculated and जिनकी basis पे distances are calculated. So, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, that is +1 को बोल सकते हो more than 0, less than 0. Yes, या representing the target, you can say, just say it. ठीक है. सो इसमें बस हमारा जो एंड गोल होता है कि दैट इज द मार्जिन शुड बी मैक्सिमाइज्ड. जो हमारा मार्जिन है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट वेक्टर्स एंड द ऑप्टिमल हाइपरप्लेन, ये मैक्सिमम होना चाहिए. एंड जो पॉइंट होते हैं विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग द ऑप्टिमल हाइपरप्लेन, उनको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स. जैसे जैसे आप रिटर्न हियर, support vectors are the data points nearest to the hyperplane and if removed it will alter the position of divide. जैसे अगर जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अगर हमारे support vectors are shifted towards the back, अगर जो अभी फ्रंट लाइन सपोर्ट वेक्टर्स थे, अगर इनको मैं बैक में शिफ्ट कर दूं तो मेरा हाइपरप्लेन भी शिफ्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक टोल्ड बिफोर. अगर ये बन जाता है एंड दिस इज द दिस कम्स आउट विद दिस पॉइंट, then my optimal hyperplane will be shifted towards right. So support vectors helps in deciding कि आपका optimal hyperplane कहाँ आएगा. अगर ये shift हो गए then your position for that hyperplane will be also altered. ठीक है, because they are considered as a critical element of data set जिनके basis पे हमारा hyperplane decide होता है. So support vectors, they are nearest to the hyperplane but having maximum distance between them and the hyperplane, and they help in deciding the position कि कहाँ पे which is the best line of segregation between the classes, जितने भी हमारे पास classes हैं. And hyperplane क्या होता है कि hyperplane is a line that linearly separates the classes, classifies as it separates the classes from the data. Also it can be said as that more confident we are the correct the classified is, this is something theory है. But the optimal definition for hyperplane is कि जितना भी आपका dimension होगा data का, it will be always one less than the ambient space. Ambient space भी बोल देते हैं, ambient space is also referring, मैं ambient space I am referring to that dimension only. तो 5 dimension data है आपका, hyperplane will be 4 dimensions, so it will be always one dimension less than the number of dimensions you have in your data. So that will be your hyperplane. So it will always separate the data into the respective classes जिससे we are able to make classification. And we want our data to be as far as from as far away from the hyperplane, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर होगा उतना the confidence of getting correctly classified is more. हाँ जी, support vector should have maximum distance, तभी यहाँ पे यही hyperplane बना येलो वाला. It was neither here because अगर इनमें से कोई बनाते तो इनका जो डिस्टेंस है, जो नियरेस्ट जो फ्रंट फेसेस हैं किसी क्लास के, उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम, और यहाँ से इनका डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा. अगर इसको कंसिडर करते हैं तो जो ब्लू फेसेस हैं, फ्रंट लाइन ब्लू डॉट्स, उनका डिस्टेंस हो गया कम, लेकिन इसका डिस्टेंस हो गया मैक्सिमम. सो हाइपरप्लेन आपका वही बनेगा जहाँ पे आपका डिस्टेंस मैक्सिमाइज्ड है फ्रॉम द सपोर्ट वेक्टर. सो दिस इज एक बीच का रास्ता जहाँ पे दोनों क्लासेस आर at their maximum distance. कोई nothing is overlapping, nothing is overtaking, both are at to their maximum distance between both the classes.
जहां से हमारा मिसक्लासिफिकेशन भी कम हो रहा है आइडियली, ऐसे नहीं कि होगा ही नहीं होगा, इट विल बी देयर, जहां से मिसक्लासिफिकेशन भी कम है, and the support vectors are also at the distance of maximum, that maximized margin, distance को हम बोलते हैं यहाँ पे maximized margin. थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा इनिशियली, जब आप एक दो बार इसको दोबारा गो थ्रू करोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है बट इट विल बी क्लियर। एक बार और पीपीटी पढ़ के देखना, ठीक है। देन जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि हाउ डू वी फाइंड आउट द राइट हाइपरप्लेन। So in this scenario, you know, the distance, as I told you, the distance between hyperplane and nearest data point from either is known as margin. जो ये distance होता है, and which are support vectors here? This is my support vector. This is my support vector. This can be taken as my support vector. This can be taken as my support vectors. जो back वाले हैं इनको support vectors नहीं consider करेंगे. This can be taken as my support vector. जो front faces है, क्योंकि इन्हीं का distance maximum होना चाहिए, एंड जो ये distance होता है इसको बोल देते हैं margin. हम इसको distance terminology नहीं use करते. We always say that the margin is maximized. Maximized margin मतलब maximum distance between the support vector and your optimal hyperplane. ठीक है. So the goal is to choose a hyperplane with the largest possible margin between hyperplane and any point within the training set. ठीक है. सो आपका मैक्सिमाइज्ड मार्जिन होना चाहिए कि as per the hyperplane both the you know classes or more classes are at to their maximum distance from the hyperplane. मैं एक काम करती हूँ, मैं आपसे ये पीपीटी शेयर कर देती हूँ, मे बी देन यू नो अभी अभी 6:03 मैं लेट्स टेक अ ब्रेक एज वेल, एंड इस ब्रेक में आई एम शेयरिंग दिस पीपीटी एज वेल, तो मे बी थोड़ा आपको you get a more clear picture for that. So we'll resume at 6:07 and I'm also sharing this PPT with everyone. ठीक है? Is that fine? Okay.
Hanji, have you received this PPT? Okay. Anyone there who has not received? Okay. Chalo, let's start then. So हमारा जो margin होता है, that is the distance between the nearest support data point and the hyperplane. So that margin has to be maximum in order to find out the optimal hyperplane. अगर कहीं पे किसी की margin कम है, if it is not maximized with respect to their support vectors, then we do not have achieved the optimal hyperplane. तो SVM backend में margins calculate करता है, and margin is all that distance कि जिसका distance, जिस भी support vector का distance सबसे ज्यादा है and जिस point से ज्यादा है, then that particular boundary is defined as that optimal hyperplane. ठीक है, ये वाला मैंने आपको बताया था उस टाइम पे that now the data is not clearly linearly separable. So in that case हम नहीं बता सकते कि which is the best line of segregation. तो इस केस में we move the story data into a 3D view, and जब वो linearly separable नहीं था, then जब हमने उसको higher dimension में project किया, then we were able to segregate this data. And अब हमारे पास hyperplane किस dimension में है, like now the data is into 3D. Now the classes are clearly bifurcated. We are able to find out the best optimal hyperplane key. This is the line of segregation between these two data points. So kernel, sorry, not kernel at this point. So SVM में your values are plotted to higher dimension. And उसको कैसे plot करते हैं? Like how do we plot it? जैसे मैंने अभी बताया कि your data is plotted to higher dimension. तो इसको बोलते हैं kernel trick. So there is a proper definition कि kernel trick क्या होता है. This one. So kernel trick means जो भी I was still telling now कि when the data is not linearly separable या आप उसको नहीं segregate कर पा रहे हो, then in that case the data is projected to an extra dimension space, and that is done using kernel trick. तो kernel क्या होते हैं? Kernels are parameter. जैसे हमारा KNN में parameter था Euclidean distance का, number of neighbors का, ऐसे in SVM we have a parameter जिसको बोलते हैं kernel. एंड कर्नल में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कर्नल्स अवेलेबल होते हैं. सो लीनियर कर्नल, पॉलिनोमियल कर्नल, आरबीएफ कर्नल. सो इसमें मोस्ट वाइडली यूज होता है आरबीएफ कर्नल. लीनियर कर्नल, RBF will also look for linearly separable data as well and non-linearly separable data as well. तभी you will find RBF kernel most of the time used. ठीक है, so data is mapped into higher and higher dimension until the hyperplane is not formed to segregate it. And ये कैसे project होगा? By using this kernel trick. ठीक है, so this is done by using kernels, और उस terminology को हम बोल देते हैं kernel trick. So it takes data as input and transform it into the required form. So that is higher dimension. So these are the few kernels. Linear kernel होता है, polynomial kernel होता है, radial basis function kernel होता है, and this is the most widely used. You will always find RBF kernel that is most widely used because it will segregate the data. जो linear है उसको भी easy से करेगा, और जो higher dimensional data है that is also done. No voice. Am I not audible? Okay.
ठीक है. सो जब भी पूछा जाए व्हाट इज कर्नल ट्रिक, देन दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन दैट प्रोजेक्टिंग योर lower dimensional data into an extra higher dimension in order to find out the optimal hyperplane. And optimal hyperplane क्या करेगा? It will segregate the data into the respective classes. And hyperplane will be always one dimensional less than the number of dimensions you have in your data. ठीक है. So इसमें general जो questions put up होते हैं SVM में, major 90% of the time it is asked कि कर्नल ट्रिक क्या होती है और हाइपरप्लेन की डेफिनेशन क्या होती है, सपोर्ट वेक्टर्स कौन से होते हैं, व्हाट रूल हैज टू बी टेकन इन कि हम व्हिच विल बी द डिसीजन बाउंड्री. तो यही कुछ स्पेसिफिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं. उसके बाद इंटरव्यू दैट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस. बाकी देन दे विल आस्क यू टू कोड. तो थ्योरेटिकल में दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस जो आई वुड से कि यू रीड, इनकी डेफिनेशन से याद कर लेना, रीड इट, एंड दैट इज सफिशिएंट इनफ टू आंसर दैट क्वेश्चन. ठीक है. तो जैसे हमने यहाँ पे हमारा लोअर डायमेंशनल डेटा था, उसको हमने हायर डायमेंशन में प्लॉट किया. सो दिस इज डन बाय यूजिंग कर्नल ट्रिक. सो कर्नल, एज आई टोल्ड यू, इज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ एल्गोरिथम जिसमें हम वैल्यूज ट्वीक करते हैं. ऑल्दो आरबीएफ इज कैपेबल इनफ फॉर एवरी काइंड ऑफ डेटा, बट इट इज अ ट्वीकेबल पैरामीटर. अगर आपको कोई और कर्नल लेना है यू कैन, बट आरबीएफ इज सफिशिएंट इनफ टू वर्क विद. बाकी जैसे हम KNN में के का पैरामीटर चेंज करते थे, डिस्टेंसेस का कर सकते थे, ऐसे ही कर्नल का भी पैरामीटर चेंज कर सकते हैं. वी कैन टेक इन लीनियर कर्नल, जैसे इसे पुरानी पीछे वाली स्लाइड में है. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू दिस पीपीटी. जैसे लीनियर कर्नल है, पॉलिनोमियल है, आरबीएफ है. सो दीज आर द फ्यू कर्नल. और भी बहुत सारे हैं, बट अगेन ट्वीकिंग पार्ट है which kernel you want to use. But as I told you, RBF is capable enough to handle out your data. So in layman terms, how will you define kernel? Kernel is kernel को बोल सकते हैं, it helps to project your data into an extra dimension in order to find out the optimal hyperplane. क्योंकि जो कर्नल ट्रिक होती है, कर्नल से ही कर्नल ट्रिक आती है, जिसको हम कर्नल ट्रिक वही होता है जो मैंने भी बोला, दैट इज कर्नल ट्रिक, एंड दैट इज डन यूजिंग कर्नल ओनली. सो कर्नल help you to project your data into an extra dimensional space so that we are able to find out the best optimal hyperplane. जैसे यहाँ पे ये 2D में था, हमने 3D में प्लॉट किया, तो दिस इज डन यूजिंग कर्नल. यहाँ पे हम हाइपरप्लेन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, तो तभी हमने 3D में प्लॉट किया जस्ट टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल हाइपरप्लेन, दिस लाइन हियर. एंड इसको हम करेंगे कर्नल के थ्रू ही. विदाउट कर्नल दिस कैन नॉट बी डन. अगर मैं लीनियर कर्नल लूंगी तो नहीं होगा, आरबीएफ कर्नल लूंगी, पॉलिनोमियल कर्नल लूंगी, देन दैट विल बी हैपनिंग. सो कर्नल की वजह से आप इसको एक्स्ट्रा डायमेंशन में प्लॉट कर सकते हैं. जो 2D में आपको लीनियरली सेपरेबल मार्जिन नहीं मिली, वो एक्स्ट्रा डायमेंशन में जाके आपको वो सेपरेशन मार्जिन मिल जाएगी, एंड दैट इज डन यूजिंग कर्नल ओनली. ठीक है. इसमें हमारे दो पैरामीटर्स होते हैं, एक कर्नल हो गया, एक हो गया कॉस्ट फंक्शन, और एक होता है गामा वैल्यू. सो उसके बाद आते हैं कर्नल्स. हमारे कुछ गिने चुने कर्नल है, उसमें हम वैल्यूज ट्वीट करते हैं. नाउ अनदर वन इज कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट फंक्शन इज एंड अगेन इट डिपेंड्स कि आप इट इज वैल्यू, इंटीजर वैल्यू. आप इसमें फ्लोटिंग वैल्यूज भी दे सकते हो, इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हो. इट डिपेंड्स, ये आपको बता दें कि नंबर ऑफ मिसक्लासिफाइड केसेस इट विल अलाउ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन एवरी एल्गोरिथम वी लुक टू मैक्सिमाइज. जैसे एसवीएम में हम मिसक्लासिफिकेशन कम से कम चाहते हैं, एंड इन एसवीएम हमारा गोल क्या होता है? मैक्सिमाइज द मार्जिन बिटवीन द डेटा एंड द पॉइंट ऑफ हाइपरप्लेन. डेटा यहाँ पे क्या है? सपोर्ट वेक्टर्स. तो एसवीएम का सबसे पहला जो हाइपरप्लेन फाइंड आउट करने का सबसे पहला एंड गोल क्या होता है? कि आपकी मार्जिन मैक्सिमम होनी चाहिए बिटवीन द सपोर्ट वेक्टर्स एंड द ऑप्टिमल हाइपरप्लेन. ठीक है. सो एंड वो कैसे होगी? बिकॉज अगर वो कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरा पॉइंट यहाँ पे है और ये जो पॉइंट यहाँ पे है, ये लाइक इज दिस द मार्जिन मैक्सिमम और दिस इज द मार्जिन मैक्सिमम. तो बैकएंड में कॉस्ट इज कैलकुलेटेड कि किसके लाइक व्हाट इज द कॉस्ट कैलकुलेटेड, कि हाउ मच इज द मिसक्लासिफिकेशन गोइंग ऑन. मिसक्लासिफिकेशंस आर आल्सो कैलकुलेटेड इन दिस केस. सो इसमें C की वैल्यू, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द C वैल्यू. C refers to cost. So if the cost is 0, it means the predicted value and the actual value are of the same sign. Means or in simple terms, this will help you out.
अगर हम जितनी छोटी वैल्यू हम कॉस्ट की लेंगे, इट मींस वी आर इग्नोरिंग द मिसक्लासिफिकेशन केसेस. So small value of C, it means we are ignoring misclassification cases. जितनी बड़ी वैल्यू हम C की लेते चले जाएंगे उतना हमारा मिसक्लासिफिकेशन कम होता चलेगा. सो लेस वैल्यू ऑफ C, जितना C की वैल्यू कम उतना, बिकॉज हम क्या करें, हम पेनलाइज कम करें. कॉस्ट इज या पेनल्टी काइंड ऑफ द लॉस फंक्शन. जितना लॉस कम होगा, जितना हम विल पेनलाइज द वैल्यूज लेस, उतना हमारा मैक्स, उतना मार्जिन ज्यादा बड़ा होगा. इट मींस मिसक्लासिफाइड केसेस आर मोर. जितना कॉस्ट मेरा ज्यादा होगा, उस केस में हमारे मिसक्लासिफिकेशन क्या होंगे, रिड्यूस, बिकॉज मोर द पेनल्टी, मोर द लॉस फंक्शन, देन इन दैट केस हमारा जो मिसक्लासिफिकेशन होगा वो कम होगा. सो जितना विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द कॉस्ट फंक्शन, इट मींस वी आर रेफरिंग टू अ हार्ड मार्जिन. हार्ड मार्जिन का मतलब होता है कि देयर इज नो मिसक्लासिफिकेशन केस, although there should not be any hard margin. What do you want me to explain via diagram, Rajat? Cost function scenarios. Diagram से एक second, let me see if I can go. Diagram से this is a concept here actually, कि the value of cost, कि जितना आपका cost कम है, cost is, जैसे for example मैं next इस पे आती हूँ slide पे, जैसे हमने बोला वहां पे हार्ड मार्जिन है, सॉफ्ट मार्जिन. हार्ड मार्जिन मींस वी डू नॉट हैव एनी मिसक्लासिफाइड केसेस. तो अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा होगी, इट मींस आई एम हाईली पेनलाइजिंग द मिसक्लासिफाइड केसेस. इट मींस पेनल्टी ज्यादा हो रही है तो क्या होगा, ओवरफिटिंग भी हो सकती है. दैट इज there is no misclassified cases in that case. तो उस केस में when the cost is very high, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, we'll get a hard margin, कि there is no misclassified cases here. So that comes out to be a hard margin. And when the cost is low, it means आप कुछ misclassifications you are allowing some misclassification, and that to a more extent, then उस केस में क्या बन जाती है, वो soft margin. So this is also controlled by cost. This is all controlled by cost. कि जितना ज्यादा आप penalize करोगे, the more hard margin you will have. That is, the less number of misclassification cases you will have. And जितना low value cost का आप दोगे, उतना the more misclassification cases you will have. Cost is high, misclassification cases are low, and when the cost is low, आपके misclassification cases are very high. That this is controlled by cost. And जो misclassification cases होते हैं, इनको हम बोल देते हैं slack variables. So it is important to have slack variables. We do not need hard margin, because अगर hard margin है, अगर cost बहुत ज्यादा है, this is a parameter from 0 से लेके positive infinity. अगर cost आपकी बहुत ज्यादा है, it means उतना ही आप misclassification allow नहीं कर रहे, तो उस तरह से आपका क्या हो गया, what is this scenario? This is called overfitting. So जब आपकी cost बहुत ज्यादा होगी, very less instances of misclassification, then your model is tend to have overfitting into it. And अगर आपकी cost बहुत कम है और बहुत ज्यादा misclassification हो रही है, because they are both are opposite, cost कम है, misclassification ज्यादा है, it means you will have very much of misclassified cases. So misclassified cases को हम बोल देते हैं slack variables. So neither this is ideal कि you have n number of slack variables, neither this is ideal कि आपका मॉडल ओवरफिट हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडरफिट, क्योंकि बहुत सारे मिसक्लासिफाइड केसेस हैं. सो ना हमें अंडरफिटिंग चाहिए, ना हमें ओवरफिटिंग चाहिए. सो वी नीड अ मिड वे, कि कुछ स्लैक वेरिएबल्स भी हो और ना ज्यादा ऐसे ओवरफिटिंग हो. सो वी हैव टू, एंड जैसे मैंने बोला, इट इज अ ट्विकिंग पार्ट. तो हमने एक ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ कॉस्ट की निकालनी होती है कि किस
सिनारियो पे हमारा मॉडल ऐसे हार्ड मार्जिन भी क्रिएट नहीं कर रहा और ना ही ऐसे सॉफ्ट मार्जिन क्रिएट कर रहा. दैट इज वी आर एबल, we are clearly able to classify the data into the two categories. So that is decided by the cost function जो है 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के रेंज में. जितनी बड़ी कॉस्ट होगी उतना ज्यादा हार्ड मार्जिन होगी, उतना आप कम मिस क्लासिफिकेशन अलाउ कर रहे हो. एंड जितना लो वैल्यू ऑफ कॉस्ट, इट मींस you are lenient and simple terms में there is much leniency and misclassification cases are allowed, so that comes out to be at the soft margin. And slack जो misclassifications होते हैं we call them as slack variable. So we always try to choose the midway. जैसे हमने पढ़ा था ना bias variance में कि ना ज्यादा highly biased चाहिए ना ज्यादा overfitted चाहिए. So we always look for a value कि ना हमारा model overfitted है ना underfitted है. We model is working fine for both training, testing and unseen data. And that is also controlled by the cost parameter. जैसे कर्नल हमारा हायर डायमेंशन में प्लॉट कर देगा, ऐसे कॉस्ट हमारा will look for the misclassification and overfitting thing and underfitting thing. So value parameter है numerical parameter जिसकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि what margin we end up with. Okay. Then उसके बाद आता है गामा इज अनदर पैरामीटर. बेसिक मेजरली हमारे 3 पैरामीटर ट्वीक होते हैं. कर्नल वी डू नॉट ट्वीक, सो वी जनरली ट्वीक द कॉस्ट एंड गामा पैरामीटर. सो गामा कॉस्ट अभी हमने देखा, दैट इज it controls your number of misclassified cases, whereas gamma, what is happening to my PPT? Gamma is the parameter जो आपका influence factor control करता है. Influence factor से मेरा मतलब जैसे हमारा वेरिएंस, अगर किसी का वेरिएंस बहुत ज्यादा, इट मींस हमारा डेटा बहुत ज्यादा स्प्रेड है. अगर वेरिएंस कम है, डेटा बहुत कम स्प्रेड है. सो गामा इज डिराइव्ड फ्रॉम वेरिएंस, इट इज इनवर्स ऑफ वेरिएंस. गामा क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल okay, let's take this into consideration here. This is the formula for gamma and it is inverse of variance. अगर gamma बहुत low है, it means far, मतलब gamma बहुत low है तो the impact is still far, क्योंकि variance का inverse. अगर variance ज्यादा है, see variance and gamma are inversely proportional to each other. अगर variance ज्यादा है तो gamma क्या होगा, less होगा. और अगर गामा ज्यादा है तो वेरिएंस क्या होगा, लेस होगा. ठीक है. सो ये चीज अभी ध्यान रखो दैट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अब गामा किस चीज में हेल्प आउट करता है, गामा हेल्प आउट करता है कि इट इज द हाइपर पैरामीटर दैट डिसाइड द परफॉर्मेंस ऑफ एन एसवीएम मॉडल. ये आरवीएफ के साथ ही हम लेंगे. एंड इट हेल्प मी डिसाइडिंग कि जैसे इट्स रिटन हियर इन द थर्ड लास्ट पॉइंट, इफ द गामा इज टू लार्ज, the radius of the area of influence of the support vectors. So basically हमारा क्या कंट्रोल करेगा, influence of the support vectors, कि कितने तक आपके वेक्टर जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स है, कितने नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स को कंसीडर किया जाए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल हाइपरप्लेन. सो वो किस पैरामीटर से कंट्रोल होगा, गामा से. अगर आपका गामा बहुत लो है, इट मींस आप दूर दूर के सपोर्ट वेक्टर्स को भी कंसीडर कर रहे हो. अगर आपका गामा बहुत हाई है, इट मींस यू आर ओनली पेइंग अटेंशन टू द नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स एंड उन्हीं को सपोर्ट वेक्टर्स बना के यू आर फाइंडिंग आउट द ऑप्टिमल हाइपरप्लेन. सो गामा बेसिकली लुक्स कि आप कितने दूर के जो सपोर्ट वेक्टर्स हैं उनको कंसीडर करोगे. फॉर एग्जांपल हियर, जैसे भी हमारा क्या सिनेरियो था, गामा इज लो, इट मींस फार. व्हेन द गामा वैल्यू इज लो, इन्फ्लुएंस इज स्टिल फार. नाउ इस केस में कंसिडरिंग दिस, फॉर एग्जांपल हमने इनको भी कंसिडर किया है सपोर्ट वेक्टर में. अभी तो जैसे हमने सिर्फ एग्जांपल में ये 2 लिए हैं इमेज में, लेकिन इफ कंसिडरिंग दीज एज वेल, कि जो लास्ट लाइन है इसको भी कंसिडर किया है कि इनके बेसिस पे भी along with the front liners I am also considering the end data points to find out the best optimal hyperplane. Similarly with blue class, कि along with the जो फेस लाइन पे खड़े हैं, along with that जो एंड में है, like who are far away, that is my impact is still far, कि मैं having a wide range जिनको I'm taking into consideration in order to find out the best optimal hyperplane. तो इस केस में गामा की वैल्यू क्या है, लो.
गामा की वैल्यू हमने लो ली, गामा इज अगेन अ न्यूमेरिकल पैरामीटर जस्ट लाइक कॉस्ट, उसमें हम मैथमेटिकल वैल्यू देते हैं। अगर बहुत कम वैल्यू देंगे इट मीन्स हम दूर दूर के, अगर मेरा कोई सपोर्ट वेक्टर यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, क्लास रेड क्लास, यहाँ ब्लू क्लास है, अगर जितना गामा की वैल्यू कम इतना इट मीन्स आई एम कंसिडरिंग देम एज वेल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल हाइपरप्लेन, ठीक है। और इन केस अगर गामा इज वेरी हाई, गामा इज वेरी हाई, देन इट मीन्स जैसे ये आइडियल सिनेरियो क्या, आई एम जस्ट चूजिंग द वेरी फ्यू इनिशियल पैरामीटर्स, गामा वेरी हाई, इसका मतलब क्या हो गया, वेरिएंस वेरी लो, वेरिएंस वेरी लो मतलब जो आसपास की चीजें वही कंसिडर की। सो जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स, वेरी वेरी नियर डेटा पॉइंट्स, उनको हमने कंसिडर किया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल हाइपरप्लेन। फॉर एग्जांपल नियर, जब गामा हमारा बहुत हाई होगा जिसकी वजह से क्या हुआ, वेरिएंस बहुत लो, सो दिस इज आल्सो नॉट आइडियल, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरे पास कोई रेड डेटा पॉइंट इधर है एंड वी हैव अनदर रेड डेटा पॉइंट हियर, और यू कैन जस्ट से कि दिस इज अनदर रेड डेटा पॉइंट, तो if we are taking very high value of gamma, then हम सिर्फ नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, देन वी कुड एंड अप कि हमारी हाइपरप्लेन यहाँ पे भी आ जाए। सो इस वजह से वी ऑलवेज लुक, एंड अगेन ट्वीकिंग पैरामीटर, वी ऑलवेज लुक फॉर अ गामा वैल्यू दैट इज नॉट टू हाई नॉट टू लेस, क्योंकि बहुत हाई वैल्यू गामा की ले ली तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, वेरिएंस डिक्रीज हुआ तो सिर्फ जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स है वो कंसिडर होंगे ऑप्टिमल हाइपरप्लेन को डिफाइन करने के लिए। अगर गामा मैंने बहुत हाई ले लिया तो वेरिएंस, सॉरी दिस इज रॉन्ग, दिस इज इन केस ऑफ गामा इज वेरी हाई, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, गामा बहुत हाई है तो वेरिएंस क्या है, लो। अगर मैंने गामा बहुत लो लिया सो वेरिएंस क्या हो गया, वेरी हाई, तो जो मेरे दूर दूर के डेटा पॉइंट्स है दे आर आल्सो टेकन इनटू कंसीडरेशन in order to make prediction ki sorry not make prediction, in order to find out the best optimal hyperplane. So gamma parameters control कि आपका optimal hyperplane कहाँ होगा और किस रेंज तक के वेक्टर्स को has to be taken into consideration. So इन डेटा पॉइंट्स को हम वेक्टर भी बोल देते हैं, their representation, they are vectors. So इन डेटा पॉइंट्स को कि कितने डेटा पॉइंट्स को we have to take into consideration in order to find out the best optimal hyperplane. So that is controlled by the gamma parameter. एंड उसके ऊपर कितना मिसक्लासिफिकेशन अलाउड है, कि अगर अ बिट ऑफ मिसक्लासिफिकेशन अलाउड, दैट इज कंट्रोल्ड बाय कॉस्ट पैरामीटर. सो यूजिंग कॉस्ट पैरामीटर एंड गामा पैरामीटर वी ऑलवेज फाइंड आउट द बेस्ट ऑप्टिमल हाइपरप्लेन, की ना हमारा ना ही कि सिर्फ नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स हमने कंसिडर किए, ना इतनी दूर दूर के कंसिडर किए, एंड ना ही ज्यादा मिसक्लासिफाइड केसेस है, ना ही ओवरफिटेड मॉडल है. So these two parameters are always taken into consideration, cost and gamma, and they work along with RBF kernel. So majorly, as I told you, RBF kernel is used. So they work along with RBF kernel. अगर हमारे पास 2D data है, 3D data है, we choose RBF kernel, and इसके साथ we choose cost parameter, cost value and gamma value, जिसके basis पे the optimal decision boundary is found out, कि जहाँ से the distances are maximized from the hyperplane and the support vectors. High gamma, low variance, radius of choosing SVM point. हाँ जी, you can call it कि कितना दूर तक कितने दूर वाले, जैसे बोलते हैं ना, कितने दूर के रिश्तेदारों से हमने डिसीजन लेना है. सो अगर गामा वैल्यू बहुत, एक सेकेंड लेट मी टेक अ पेन, अगर गामा वैल्यू बहुत लो है तो क्योंकि वेरिएंस के ऑपोजिट है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, बहुत हाई. मैं ये वेरिएंस का टर्मिनोलॉजी आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, वेरिएंस की टर्म में हम समझाएंगे नहीं, हम सीधा गामा बताएंगे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट टू यू कि आप कैसे याद रखोगे. गामा इज इनवर्स टू वेरिएंस. अगर गामा बहुत लो है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, वेरिएंस बहुत हाई. और जब वेरिएंस बहुत ज्यादा होता है इट मींस वी हैव अ वाइड रेंज. जब वेरिएंस बहुत ज्यादा है तो क्या होती है, वाइड रेंज. तो इट मींस हम दूर दूर के डेटा पॉइंट्स को आर टेकन इनटू कंसीडरेशन in order to find out the best optimal hyperplane. अगर गामा बहुत हाई है तो ये इनवर्स ऑफ वेरिएंस है, तो इनवर्स वेरिएंस क्या हो जाएगा, लो, डिक्रीज होगा. तो जो सबसे आसपास के डेटा पॉइंट्स है, कुछ डेटा पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं एंड उन्हीं के बेसिस पे हमने हाइपरप्लेन फाइंड आउट कर दिया, इवन इफ वी आर हैविंग ब्लू डॉट्स. फॉर एग्जांपल ये सारी ब्लू डॉट है यहाँ पे, लेकिन कुछ केसेस में बस यहाँ दिखा कि चलो आसपास की 4-5 डॉट रेड है, क्योंकि गामा बहुत हाई था तो बाकियों को तो कंसिडर ही नहीं किया. So there are chances कि we get a wrong optimal hyperplane. We are not able to bifurcate the data properly. So gamma and variance are inversely proportional to each other.
ठीक है। सो गामा पैरामीटर कंसिडरेशन में लिया जाता है, आपका कॉस्ट पैरामीटर कंसिडरेशन में लिया जाता है, जिससे आपके मिसक्लासिफाइड केसेस कंट्रोल होंगे कि कितने मिसक्लासिफिकेशन आप अलाउ करोगे, कितने नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कर्नल की कर्नल RBF is capable enough to solve every kind of problem, but still we have polynomial kernel. अगर आपके पास बहुत ही there is huge number of dimensions, then we can go for polynomial kernel as well. That will also project your data into higher dimension, and फिर हम एक ऑप्टिमल हाइपरप्लेन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो ये एक बेसिक सी वर्किंग है बिहाइंड SVM कि ऑप्टिमल हाइपरप्लेन कौन सा होता है, कैसे डिफाइन होगा ऑप्टिमल हाइपरप्लेन, एंड व्हाट आर सपोर्ट वेक्टर्स, व्हाट इज गामा। एंड ये मैंने इसलिए समझाया कि गामा क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, बिकॉज जब हम पैरामीटर ट्वीकिंग करते हैं तो वी डू नॉट नो कि मैं ये वैल्यू दे रही हूँ, व्हाट द इम्पैक्ट विल बी। सो उस एट दैट टाइम दीज हेल्प कि इफ आई एम टेकिंग हाई वैल्यू ऑफ कॉस्ट, it means I'm doing an hard margin. If I'm taking low value of cost, it means I'm doing a soft margin. तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रख के we are able to find out कि ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी कॉस्ट की एंड ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी गामा की, क्योंकि गामा बहुत ज्यादा लिया तो जो नियर बाय एरिया होंगे वही इन्फ्लुएंस करेंगे, दैट इज द नियर बाय सपोर्ट वेक्टर्स विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन बाउंड्री। सो दीज कॉन्सेप्ट्स हेल्प्स यू टू come to a particular value कि किस रेंज में I should put the value, and again there is no such specific range, it's all about tweaking and it comes with experience कि you work with and then you get to know कि is what kind of ranges or what kind of you get, but still no hard and fast rule, you set a range and then आप अपना model execute करते हो, you see the result and then see कि overfitted है underfitted, and then you again change the value of gamma and cost function। ठीक है, इस बार विल डू सम अदर अप्रोच, ग्रिड सर्च, उसके बेसिस पे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि बेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट एंड गामा क्या हो सकती है जिससे वी आर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, सो एनी कंफ्यूजन इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ SVM? So isn't hard margin good if you're getting ideal separation? No, फिर ये रजत overfitting भी तो हो जाएगी ना, because there cannot be anything कि जो आपका 100% accurate answer दे। Not that hard, there should be some slack variables. Slack variables means there should be some error. Ideal है, it means इसकी overfitting हो गई है, ट्रेनिंग पे बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया, and there are chances it might fail on the testing data. हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन? थोड़ा कंफ्यूजिंग है SVM इनिशियली, बट एक दो बार आप जब PPT के थ्रू जाओगे, थोड़ा आप पढ़ोगे, देन इट विल बी क्लियर टू यू। हाँ जी, कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, एक बार और पढ़ के देखना, कंफ्यूजिंग लगे तो जस्ट लेट मी नो, मैं फिर से समझा दूंगी। इसमें मैथमेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, एक बार और पढ़ के देखना, आ जाएगा समझ। मैथमेटिकल इक्वेशंस ही इसमें मैं इक्वेशंस नहीं कराऊंगी, बिकॉज इसमें लैग्रेंजियन इक्वेशन प्रॉपर वो अलजेब्रा आ जाएगा, सो दैट इज अ टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट। तो मैं जिसमें मैथमेटिकल चीजें समझाना पॉसिबल है आई एक्सप्लेन दोज, इसमें सॉल्विंग दोज लैग्रेंजियन इक्वेशंस, एंड जिन्होंने मैथ्स किया है दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो इसमें बैक एंड में लैग्रेंजियन डिस्टेंसेस कैलकुलेट होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग इक्वेशंस होती है, डेरिवेशन होती है, सो वो मैं नहीं समझाऊंगी, मैंने आपको जस्ट बता दिया कि कैसे हाइपरप्लेन आइडेंटिफाई होगा, मैंडेटरी क्या है हाइपरप्लेन के लिए, कॉस्ट फंक्शन जो कॉस्ट का पैरामीटर होता है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, गामा कैसे इम्पैक्ट करेगा, कर्नल्स क्या होते हैं, एंड this is enough to know, believe me, this is enough to know until and unless
आप खुद से हार्ड कोड नहीं कर रहे हो, आप खुद से अपना SVM बना रहे हो, then you would need those equations. But if you are using scikit-learn, then it is good to know. It is enough to know to work with SVM. ठीक है. Okay, let's come to the code then. मैंने कोड भी शेयर किया आपके साथ. इसमें हम स्केलिंग भी कवर करेंगे. I've put up standard scaler in this as well, and grid search we put up here. Let me see what else we have done. So ये सी यहाँ पे हमने एक अप्रोच यूज किया जहाँ पे हमने सी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉस्ट. यहाँ पे हमने कॉस्ट लिया 0.001, गामा लिया 100. we'll try with multiple values of cost. जैसे अभी यहाँ पे कॉस्ट 0.0 से गामा हो गया 0.01, 0 and see multi and kernel is RVF, so we are taking RVF kernel here. लेकिन कॉस्ट एंड गामा की you'll find now gamma is 0.1 and 0.0. So different values हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस पे we see कि क्या स्कोर आया है. दिस इज कॉल्ड एज योर परसेंटेज. कि जब आपका कॉस्ट इतना था, आपका गामा इतना था, कर्नल RBF था, तो आपका एक्यूरेसी क्या था. सो स्कोर इज योर, हियर इज योर रिजल्ट. ठीक है. सो डिफरेंट वैल्यूज हमने दी है एंड ऑन बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज वी चेक. जैसे फॉर एग्जांपल इनटू दिस when the cost was 1 and gamma was 0.1, kernel was RBF, our score was 96.2. इसमें एक आइटरेशन पे the score was 97. So हम we use multiple values in order to find out कि what is the best value for cost and gamma, जिसके रिस्पेक्टिव में I am having the maximum output. जैसे एक बार कॉस्ट 10 थी, गामा 0.1 था एंड स्कोर आया 97.5. सो दिस इज ग्रिड सर्च CV. इसको यूज करके हम मल्टीपल वैल्यूज दे देते हैं. बैकएंड में अपने आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाता है हर चीज के साथ एंड इट गिव्स अ रिजल्ट कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आया है, तो उस कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्ट में व्हाट वाज योर स्कोर. ठीक है. सो दिस इज ऑल क्रॉस वैलिडेशन एंड ग्रिड सर्च CV विल कवर दिस एज वेल. ओके. सो चलो, इज एवरीवन हैविंग दिस नोटबुक एज वेल? मैंने ये साथ में अटैच की थी मेल में. So is everyone having this open? Here मैंने लिया है cost as 100,000 and gamma is 100. So here score is 87.5. So every time ये value pick कर रहा है, it is putting these values to your algorithm and making predictions and evaluating the prediction and then giving me the score. So backend में everything is done here. ये बहुत time taking चीज है, but it will do everything. It is all into a function. So we just have to call that grid search CV and it will do everything automatically. So हर permutation combination लगाया and for prediction किया, score calculate हुआ and that score has been displayed. So this is through grid search CV and it is important. ये इसी में था नीचे. Okay. So bit of theory for SVM. Does cost and gamma function have any specific range? Can be till positive infinity, शालीन. तभी मैंने यहाँ पे एक बार आपको इसमें हमें दिया 1000 भी लिया हमने. Where has that gone? तभी यहाँ पे एक बार हमने 1000 भी लिया है. Cost 1000 है, gamma 100 है. So ऐसा कोई specific range नहीं है. ऐसे negative में नहीं जाने, ना ही बहुत lakhs of values में जाने चाहिए. So a reasonable value कि you know this can be. So I've taken all these values for gamma. मैंने एक बार 100 लिया, 0.1 ranges में 1000 भी. So n number of values can be tested. So these are all my testing values. कि ये सब values test करो and इसके respective जिसके साथ मेरा best result आता है, give me that particular output. Okay. ठीक है. Precision recall का concept clear है? What is recall, everyone?
हाँ जी, व्हाट इज रिकॉल? ठीक है। एंड प्रिसीजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू परस्पेक्टिव से, बहुत पूछते हैं, तो अच्छे से आप इनको पढ़ लेना, दे आस्क यू एवरी टाइम। हाँ जी, व्हाट इज प्रिसीजन? लेमन टर्म्स में बताओ, फॉर्मूला? फॉर्मूला नहीं। बस प्रिडिक्टेड पॉजिटिव, वो तो टीपीपी हो जाएंगे आदित्य। वैसे ठीक है, थोड़ा और इलेबोरेट कर दीजिए। आई नो यू ऑल नो। So out of predicted instances, how many are actually positive? And out of actual instances, how many are actually positive? हो जाएगा recall. And out of predicted instances, positive predicted instances, actually कितने positive हैं? So that comes out to be a precision. And F1 score is will take into consideration both for your both precision and recall. ठीक है? Support is your number of instances for that particular class. यहाँ पे 0 instance के 66 हैं and 1 के 105 and total is 171. Okay. Let's start. Did I tell you this thing set option? I think I've told you already. It is covered now? Yes. Now इसमें we'll be working with this data set. So the main purpose एक यहाँ पे है, you could use your own data, लेकिन एक main purpose here is कि if you want to import the data set from sklearn, how do you do that? So sklearn के खुद के भी data sets होते हैं. sklearn is the library, so it has its own data set as well, and उसमें से एक हमारा होता है Boston housing data, one is this breast cancer data, and we have iris data set also उसी में से belong करता है. So we have some data sets which are given by sklearn. ठीक है, so इसमें we'll be using sklearn वाला data set, and from that we are importing this breast cancer data set, and it is in the form of dictionary. कैसे? जैसे I'm loading this data set here into what? Cancer, and हम कैसे देखते थे डिक्शनरी में कीज के लिए? See, let me execute it. यहाँ पे necessary libraries हैं, you all are clear with them. So here I'm using sklearn.dataset, and that from that I'm calling this dataset, and इसको मैं किस में store करा रही हूँ? This is the function part, and I'm storing this into cancer. ये पूरा function है जिसके अंदर आपकी dictionaries है and बाकी चीजें stored है. So I'm calling that, and I'm storing that into this cancer variable. So now it will refer, it has returned me a dictionary. So backend में इसने dictionary, जैसे हमने functions किया था ना, जब हम return करते हैं कोई भी function ऐसे, we define a output is equals to and वो function का name fn and this, तो इसका जो भी return होगा वो किस में store हो जाता था? OP में. So यहाँ पे वही same चीज हो रही है. This is a function in sklearn जिसका return है क्या? The dictionary part जिसमें हमारा data stored है. So that we are storing into what? Cancer, and वो dictionary representation में होता है. So here that is why we are able to see dot keys. So dot keys हमारा किसके specific है? Dictionaries में है ना या नहीं है? Dot keys, अगर हम डिक्शनरी में डॉट कीज करते थे तो की रिप्रेजेंटेशन आ जाती थी, डॉट वैल्यूज करते थे तो सिर्फ वैल्यूज, डॉट आइटम्स करते थे तो दोनों आ जाते थे. सो जब हमने कैंसर डॉट कीज किया, दीज आर द रिस्पेक्टिव की, एंड इसके रिस्पेक्टिव हमारे पास वैल्यू भी होती है. सो जो डेटा है वो डेटा की के अंदर स्टोर्ड है, जो टारगेट कॉलम है वो टारगेट की के अंदर स्टोर्ड है. दिस इज हैविंग टारगेट नेम, दिस इज हैविंग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द डेटा कि ये डेटा कहाँ से लिया, क्यों लिया, क्या है क्या नहीं है, ऑल दैट स्टोरी. These are your feature names जो आपके डेटा के रिस्पेक्टिव होंगे. सो इनको यूज करके हमने डेटा बनाना है. अगर आपको बोला जाए कि आप डेटा ये लीजिए एंड आपने कहा क्या यूज करना है, फीचर नेम्स ये वाले यूज करने हैं, आपका टारगेट ये है और टारगेट नेम आपने इससे यूज करना है.
So we'll be using that pandas command, data frame creation, column name given, वो सब चीज यहाँ पे use होगी. But and just visualizing this description command, this is the description of this data set. We have 30 instances into this data. हमारे पास 30 कॉलम है इस डेटा सेट में. ठीक है. So we have radius, we have texture, we have parameter of the thick clump, we have area, we have smoothness of that clump, compactness of that clump, and similarly 30 observations like this. उसकी dimension क्या है, texture क्या है, smoothness क्या है, symmetry क्या है, and parameter क्या है. So in different values. ठीक है. उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या दिया गया है कि अगर रेडियस है उसकी मिनिमम वैल्यू, उसका मैक्सिमम वैल्यू, एरिया है उसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द डेटा कि ये सब आपका समरी स्टैटिस्टिक्स की, ये सब आपके फीचर्स हैं. एंड उन फीचर्स में दिस इज द स्केल वेयर द वैल्यूज आर स्टोर्ड. ओके. एंड इफ देयर हैज बीन अ मिसिंग एट्रीब्यूट देन वो यहाँ पे काउंट आ जाता है. इसमें वी डू नॉट हैव मिसिंग एट्रीब्यूट्स, सो इट विल गिव मी नन हियर. ठीक है. एंड दिस इज द क्लास डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने वहां पे भी किया था. ऑल्दो दिस इज द सेम डेटा, I'll come with the data जिसमें हम tomorrow will apply SVM of our own. I'll share it with you. So the purpose of this one is just कि अगर आपको sklearn में से data set load करना हो तो how you do it. ठीक है. So this is the class distribution in this data कि आपकी classes का क्या क्या distribution है, and the further theory. So references and link where this data has been picked up from. Okay. So this is all theory about the data. If interested to know, पता होना चाहिए वैसे. ठीक है. अब जो हम किसी भी डिक्शनरी को कैसे रेफर करेंगे, बाय यूजिंग इट्स की नेम. तो मेरा डिक्शनरी हमने डेटा किसमें स्टोर किया था यहाँ पे, इनटू व्हाट, इनटू दिस कैंसर. तो इस डिक्शनरी का अगर मैं ये की नेम दूंगी यहाँ पे, इफ आई गिव डेटा, तो मुझे इसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज विजुअलाइज हो जाएंगी. तो वही डिक्शनरी की अप्रोच यूज करके हमने अपना डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा. सो जो मेरा कैंसर डेटा है, डिक्शनरी है, उसमें जो टारगेट नेम वाला की है, इट हैज दीज टू वैल्यूज. जो फीचर्स वाला की था, यू सी वी हैड द की हियर, एक था फीचर नेम्स, एक था टारगेट नेम. वी आर कॉलिंग दीज नेम देयर. तो जब इनको नेम को कॉल करेंगे यूजिंग डिक्शनरी मेथड, तो उसके रिस्पेक्टिव जो मेरी वैल्यूज है वो डिस्प्ले हो जाएंगी. सो जब हमने टारगेट नेम्स कॉल किया, उसमें दो रिस्पेक्टिव ये वाली वैल्यूज थी, एंड दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रिंग फॉर्म. ठीक है. ये मेरा फीचर्स हैं इसमें. सो दीज आर द नेम ऑफ माय फीचर्स, एंड दिस इज अगेन स्ट्रिंग फॉर्म यू. देन मूविंग ऑन. So this is the data frame created. Simple period of data frame. हमारे डेटा कहाँ से आएगा, कैंसर, एंड की का नाम दिया डेटा. कॉलम्स कहाँ से आ जाएंगे, कैंसर. ये मेरे एक तरह से कॉलम नेम्स या लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स. सो आई कैन गिव देम इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स की जो मेरे कॉलम्स आए, दे शुड बी फ्रॉम दैट लिस्ट. डेटा कहाँ से आएगा, फ्रॉम दिस कैंसर डेटा की. सो दिस विल बी माई DF वेयर आई एम हैविंग द फीचर कॉलम्स. देन टारगेट को अलग से ऐड किया बाय यूजिंग दिस कैंसर टारगेट की, एंड उसको मैंने जस्ट आई हैव गिवन अ न्यू नेम कॉल्ड एज कैंसर, एंड दिस इज द रिजल्टेंट डेटा फ्रेम वी हैव गॉटन, जिसमें वी हैव ऑल दीज वैल्यूज. ये मेरे पास सभी वैल्यूज हैं जो मैंने ये वाला कैंसर डेटा से पिकअप किया. उसके रिस्पेक्टिव कॉलम नेम्स दिए वन ऑन वन, दे वर पिक्ड अप, एंड देन दिस इज द टारगेट कॉलम जिसको आई हैव गिवन द नेम एज कैंसर. एंड जो की आपका एक की था आपकी डिक्शनरी में, जो कैंसर वाली डिक्शनरी थी, उसमें इट वाज अ की बाय द नेम टारगेट. इसमें आपकी वैल्यू स्टोर थी. सो इसी को हमने कॉल किया, इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को कॉल किया, एंड उसकी क्योंकि लेंथ सेम होगी, इट विल हैव द सेम लेंथ, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस. सो उससे हमने क्या किया, एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया इनटू अ डेटा फ्रेम. सो दिस इज आवर रिजल्टेंट डेटा फ्रेम हैविंग these many features and the respective target column. ठीक है. Any confusion here कि कैसे we have made this data frame by fetching the data from a dictionary?
ओके, सो इसको एक बार आप गो थ्रू करना. विल स्टार्ट विद द सेम टुमारो. या विल कंटिन्यू. इसमें हमने स्केलिंग भी किया. विल स्टडी स्केलिंग एंड some few more concepts apart from SVM. So we'll continue with same notebook. आप एक बार go through करना. If you feel समझ के देखना, समझ आए very good. नहीं आएगा तो we'll discuss it tomorrow. ठीक है. वैसे आज की क्लास में कोई भी डाउट, अब मैंने बेसिक SVM कवर किया and this sort of data creation. So any sort of confusion in आज की क्लास जितना भी हमने किया. ठीक है. एक बार पीपीटी भी दोबारा गो थ्रू करके देखना. थोड़ा कंफ्यूजिंग लगती है, एक बार पढ़ना तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. Okay then. So see you tomorrow for again SVM के लिए ही. So आज के लिए thank you so much and have a good night everyone. ठीक है. Thank you everyone. Thank you.